आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है हुक के नियम को लिखिए। प्रयोगशाला में किसी तार के प्रत्यास्थ गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं समझाइए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हुक का नियम क्या कहता है। ठीक, तो देखो हुक के नियम से क्या होता है। हुक के नियम से इनका जो कथन था वो क्या था कि प्रतिबल जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है किसके, विकृति के। ठीक है, अब इस कथन को हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक, तो देखो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये उदाहरण को आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि एक आपने क्या ली, रबर ली। ठीक है, रबर को क्या करो आप, ये रबर आपने क्या ली है कि जो जैसे होता है इरेज करने के लिए। ठीक है, वो रबर आप ले लो। अब क्या करो, इसको अपने उंगली से क्या करो, इस तरह से हाथ में लेकर के इसे क्या करते हो, आप प्रेस करते हो, मतलब दबाते हो। ठीक है, तो इस पे आप क्या लगा रहे हो, इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, बल लगा रहे हो। तो अब क्या होता है, इसकी जो आकृति होती है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, मतलब विकृति आ जाती है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप इसे दबाओगे तो इसका आकार में क्या आता है, विरूपण आता है। ठीक है, विकृति आती है। तो कुछ इस प्रकार से हो, अभी भी आप इस पे क्या कर रहे हो, मतलब बल लगाने के बाद ये स्थिति है। ठीक, अब क्या करो, इसे क्या कर दो, बल को हटा दो। मतलब बल जब जैसे ही आप हटाओगे तो यह पुनः अपनी क्या आ जाती है, वास्तविक स्थिति में आ जाती है। ठीक है, तो हुक का जो नियम है वो जो वस्तु प्रत्यास्थता का गुण रखती है, अर्थात जैसे ही आपने बाह्य बल हटाया तो यह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। तो यह जो पदार्थ का गुण होता है ये प्रत्यास्थता का गुण होता है, जिसके लिए हुक के नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रतिबल, अर्थात जितना आप यहाँ पे बल लगाओगे उतनी अधिक क्या होगी, उस वस्तु में विकृति आएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी वस्तु पे जब आप प्रतिबल लगा रहे हो तो वह उसके प्रत्यास्थता सीमा के अंदर लगना चाहिए। मतलब जितनी उसकी प्रत्यास्थता सीमा है उसके अंतर्गत ही आपको क्या करना है, प्रतिबल लगाना है। अगर आप उसके बाहर प्रतिबल लगाते हो, उसके सीमा के बाहर, तो यह इसमें क्या आ जाती है, अस्थायी विकृति आ जाती है। यह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं जाएगी अगर आप बाह्य बल हटा भी लेते हो। ठीक है, तो प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर तो प्रतिबल क्या है, सीधा समानुपाती है विकृति के, और यही आपका क्या है, हुक का नियम है। तो जब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रतिबल और विकृति का अनुपात। ठीक है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात लिखोगे, जब समानुपाती हटता है तो ये क्या होता है, एक नियतांक आपका आता है, और यह नियतांक क्या होता है, उस वस्तु के प्रत्यास्थता के गुण रखने वाली वस्तु के लिए प्रत्यास्थ गुणांक, ये प्रत्यास्थ गुणांक होता है। ठीक है, उस वस्तु का क्या होता है, प्रत्यास्थ गुणांक होता है। ठीक, तो यही है हुक का नियम। अब हमें क्या बताना है कि प्रयोगशाला में किसी तार के पदार्थ का प्रत्यास्थ गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। प्रत्यास्थ गुणांक अब यहाँ पे देखो किसी तार के लिए हमें निकालना है, तो एक सरल का नियम जो प्रयोगशाला में की गई थी, सरल का प्रयोग, उससे हम देखते हैं। तो देखो सरल के प्रयोग द्वारा क्या किया गया है, तार के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में। तो इसके लिए देखो ये चित्र है जिसमें क्या है कि ए और बी दो आपका क्या है, तार है, जिसे एक किनारे को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये वर्नियर स्केल दोनों के लिए लगे हुए हैं, ए और बी तार के लिए। ए तार जो है आपका एक तरह से क्या है, रेफरेंस है किसके लिए, बी का, और बी का आपका यहाँ पर क्या करना है, इसके बी का आपको मापन करना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो देखो इसकी व्यवस्था इस प्रकार से है। अब यहाँ पे एक हैंगर से क्या कर दिया गया है, इसमें भार लगाया गया है, और बी पे भी क्या लगाया गया है, भार है, और बी के भार क्या है, यहाँ पे हम इसे बदलते रहेंगे। ठीक है, पर ए का भार जो हमने लगाया है उसे हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे हमने क्या माना है, रेफरेंस माना है। ठीक, तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो आपने ये भार लगाया है, यह इस प्रकार से लगाते हैं कि ये जो आपकी तार है, ठीक है, इसमें बराबर तनाव उत्पन्न हो, मतलब ये सीधी इस प्रकार से रहे। ठीक, अब क्या होता है कि जो आपका वर्नियर स्केल आपने लगाया, ये जो आपने लगाया है वर्नियर स्केल, यह ए में जुड़े आंशिकित स्केल से सटकर इससे फिसल सके, मतलब इन दोनों का क्या हो सके, ओवरलैप हो सके, जिससे क्या होगा कि ए के वर्नियर स्केल से हम बी के मापन की तुलना करेंगे। ठीक है, और यह वर्नियर स्केल जो है आपका, इसके वर्नियर स्केल के सिद्धांत के अनुसार 0.1 मिलीमीटर जो है, ठीक है, तक का विस्थापन जो होगा वह उसे क्या करेगा, शुद्ध मापन करेगा, शुद्ध क्या करेगा, उसका मापन करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये इसका क्या आ गया, ये इसका आंशिक मान आ गया शुद्ध मापन का। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इस तार पे भी एक भारी हैंगर
लगाते हैं यहाँ पे दोनों तार पे, ठीक है, ताकि वह क्या रहे, सीधी रहे। अब यह प्रारंभिक स्थिति है और इसके बाद अतिरिक्त भार भी हम लंबाई में वृद्धि अतिरिक्त भार दे करके लंबाई में वृद्धि मापेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से करते हैं देखो, तो यहाँ पे क्या है कि तार की पूरी लंबाई का मान सामान्यतः हमें ज्ञात होता है, ठीक है। अगर तार बी का उपयोग करने के पहले ही इसे माप लें, मतलब तार ए को हम पहले क्या कर लेते हैं, इसकी लंबाई का क्या कर लेते हैं, हम मापन कर लेते हैं, ठीक है। और तार बी के का मापन हम किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे भार को बदल बदल के, ठीक। अब स्क्रू गेज की सहायता से क्या करो आप, ये तार जो देखोगे, तार कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो स्क्रू गेज से इसका क्या करो आप, व्यास माप लो, ठीक है, व्यास या फिर त्रिज्या मान लो। और त्रिज्या का क्या कर लो, स्क्रू गेज की सहायता से तार का व्यास 2 या 3 स्थानों पे मेजर करो, ठीक है। और 2 या 3 स्थान पर उसे माप करके उसका क्या कर लो, और त्रिज्या का औसत मान ले लो, त्रिज्या का औसत मान, ठीक है। त्रिज्या का औसत मान लेने का अर्थ यह है ताकि उसका जो परिमाण आए वो क्या है, आपका शुद्ध आए, ठीक है। अब 20 से जुड़े हैंगर में, ठीक है, ये जो आपने हैंगर यहाँ पे लगाया हुआ है, अब इस भार में क्या करते हैं, 0.5 kg का एक भार हमने लटका दिया, ठीक है, 0.5 kg का एक हमने भार लटका दिया। अब लगभग 1 मिनट तक आप थोड़ा देखोगे जब तक कि यह इसमें ये खींच के इसकी आकृति में थोड़ी विकृति ना आ जाए, क्योंकि आप इसमें भार दे रहे हो तो ये थोड़ा खींचेगा, तो इसलिए थोड़ा समय हमें देना है कि प्रतीक्षा करने पे, कि ताकि तार को क्या हो जाए, जितना खींचना हो वो उतना खींच जाए, ठीक। अब स्केल पर क्या करते हैं, वर्नियर का पठन लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे बी का जहाँ से ये यहाँ पे कोइंसाइड करेगा ए के वर्नियर स्केल से, वो उसका क्या कर देगा, वो आपका पठन देगा। इस तरह आपको एक बल जो नीचे mg लग रहा है, ठीक है, उसका पठन आपको वर्नियर स्केल पर दिखेगा, ठीक है, जिसके कारण तार की लंबाई में क्या होती है, डेल्टा एल वृद्धि हो जाती है, क्या होती है, डेल्टा एल वृद्धि होती है, ठीक। अब इसी प्रकार आधा आधा किलोग्राम के कई बार आप एक एक हैंगर में लटकाते जाओ, मतलब इस तरह से भार आप अलग अलग बढ़ाते जाओ, पर ध्यान हमें रखना है कि इस तार के प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही हमें भार लेना है, ताकि जब आप इसे हटाओ तो यह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाए, जो हमने ऊपर में बताया था, यहाँ पे प्रत्यास्थ सीमा बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि एल का संगत मान हमें लेना है। तो प्रयोग में इस प्रकार से देखा गया कि अगर आप 1 मिलीमीटर की त्रिज्या का तार ले रहे हो तो इस पे आप 5 kg तक के भार को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। अब अधिकतम भार पर पठन लेने के बाद भार एक एक करके हम क्या करते हैं, इसे उतारते जाओ, ठीक है। एक बार आपने पठन ले लिया, अब धीरे धीरे एक एक भार को आप उतारते जाओ, और फिर हर समय, मतलब थोड़ी देर के बाद फिर क्या करो, स्केल का पठन लो, ठीक। किसी भार के लिए भार बढ़ाते समय और घटाते समय की लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि जब आप भार बढ़ा रहे हो तो इसमें वृद्धि होगी, जो आप वर्नियर कैलिपर में देखोगे। और फिर जब आप भार हटा रहे हो तो क्या होगा, इसकी लंबाई में क्या होगी, लंबाई कम होगी, ठीक है। फिर उसको भी आप क्या करो, यहाँ पे वर्नियर स्केल पे क्या करो, आप मापो, ठीक। अब क्या करो, इस लंबाई के वृद्धि का औसत निकालो और इसे ही उसे आरोपित बल की लंबाई में वृद्धि मानते, कि जितना बल आपका लग रहा है उतनी ही क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, अर्थात प्रतिबल जो लग रहा है उसका सीधा समानुपाती आपका क्या हो रहा है, विकृति हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, अब अगर B के वास्तविक, जिसके हम माप रहे हैं, उसके वास्तविक लंबाई को, जो उसकी वास्तविक लंबाई थी बिना भार के, उसे आप L मानो, ठीक है। और वृद्धि जो हो रही है भार लटकाने पे, उसे आप डेल्टा L से सूचित करो, ठीक है। तो यहाँ और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपने क्या मान लो, A मान लो, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे, और जो बल लग रहा है वो किसके बराबर लगेगा, mg के बराबर, क्योंकि भार इसके भार के बराबर ही उसमें तनाव आता है। तो अब यहाँ पे प्रतिबल आप लिखोगे, तो प्रतिबल बराबर क्या लिखोगे, ये हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अर्थात जब लंबाई में वृद्धि होती है तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात आपको क्या देता है, लंबाई के रूप में यंग प्रत्यास्थता गुणांक देता है, ठीक है। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू विकृति, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे प्रतिबल को क्या लिख दोगे, F बटा ए, अर्थात F क्या लग रहा है आपका mg बटा ए बराबर y इंटू विकृति आप क्या लिखोगे, इंटू क्या हो जाएगा, ये डेल्टा L बटा L, ठीक। अब यहाँ से अगर आप क्या निकालना है, आपको डेल्टा L वृद्धि निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा Lg बटा ए y यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू m, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, वृद्धि आप यहाँ से निकाल सकते हो। और यहाँ से जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अगर यहाँ पे आपका प्रत्यास्थता गुणांक आपको निकालना है, ठीक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक आप यहाँ से y का भी मान यहाँ से आप इसके टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार सरल के प्रयोग द्वारा प्रयोगशाला में किसी भी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक निकाला जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।